हेलो एवरीवन। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट ईवीएस का सेट जो कि 2018 में सेम पूछा गया था और ये मैं प्रीवियस ईयर सेट ही डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी इससे पहले ही मैंने सीडीपी का प्रीवियस ईयर सेट डिस्कस किया है, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। और अभी मैं ईवीएस का सेट डिस्कस करने जा रही हूँ और ये 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे और किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो 20 अगस्त को पेपर होने वाला है उसमें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पौधे और पशु को परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? वह एक कारण कौन सा है जो नहीं हो सकता है? ठीक है, तो पौधे और पशु को क्या किया गया है? परिवार और मित्र उपविषय है उसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो निम्नलिखित में से क्या है? 3 कारण तो हो सकते हैं सम्मिलित करने का, लेकिन एक कारण नहीं हो सकता। वो आपको बताना है कि कौन सा कारण ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। इस बात को भरना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। थर्ड है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो इसमें से कौन सा कारण हो जाएगा? इसमें से सभी कारण है, लेकिन एक कारण कौन सा नहीं है? तो वो है फोर्थ। ठीक है, फोर्थ जो है वो कारण नहीं है, इसलिए ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। 62 क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना या आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। ये चारों ही ऑप्शन क्या है? सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मतलब कि A, B, C और D। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 63 से 65 तक ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है छोटा सा, इसी पर से क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार थे। क्या किया? एक टीचर ने कटोरे में पानी उबाला और पानी क्या हुआ? वाष्पीकरण हो गया। तो 7 से 8 साल के जितने भी बच्चे थे उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने आंसर क्या दिया? पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया और भगवान ने पानी पी लिया। ऐसे उनके क्या थे? आंसर थे। तो उसी के बारे में आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है, या बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के क्या है? विकल्पी विचार हैं। फोर्थ क्वेश्चन है। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? उसको किस प्रकार करना चाहिए? इस उत्तरों को समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करना चाहिए, वाष्पीकरण की परिभाषा देनी चाहिए और बच्चों को उसे याद करने को कहना चाहिए। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें या बच्चों को बता दें कि वो गलत हैं। तो सबसे जो सही आंसर है वो क्या है? उनके विचारों तक पहुंचने के लिए चर्चा आरंभ करें। ठीक है, 65th क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 क्वेश्चन है। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? ठीक है, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए, या जल चक्र के 5 लाभ बताइए। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की सोच का आकलन करना है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा ऑप्शन है क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। ऐसा प्रश्न अगर टीचर बच्चों के सामने रखेगा तो बच्चों की विविध सोच टीचर के सामने आएगी, जिससे वो अच्छा आकलन कर पाएगा। 66 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश या पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो जम्मू कश्मीर के पास कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश और पंजाब।
प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक जगह स्थान दे दिए गए हैं इस साइड, और इस साइड दिए गए हैं कि घर, मतलब इस राज्य में ऐसे घर बनते हैं, किस राज्य में कैसे घर बनते हैं, इसमें हमें क्या करना है, मिलान करना है। और ये पूरा जो भी ये डिस्कशन है, मतलब ये जो क्वेश्चन अभी आया है, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी ईवीएस में पढ़ाया हुआ है, जो मैंने 3rd 4th 5th की पूरी एनसीईआरटी का ईवीएस डाला हुआ है, मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख ले जाके, सेम टॉपिक है बिल्कुल। ठीक है, और जिन्होंने भी वो वीडियो देखी होगी वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मनाली में किस तरह के घर बनते हैं, अगर मैचिंग है तो आपको वो देखना है। ठीक है, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, तो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं असम में। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का तो पहला हो जाएगा। ठीक है, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं मनाली में, ये बनते हैं मनाली में। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है, ये बनते हैं राजस्थान में। ठीक है, और लद्दाख में कैसे बनते हैं, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, डी का हो जाएगा 5वां। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा चौथा, बी का चौथा किस में है, बी का हो जाएगा चौथा, ए का हो जाएगा दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, सी का है पहला, डी का है 5वां, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन देखने को बहुत मिलता है पेपर में। ठीक है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न जो डिज़ाइन होती है वो क्या दिखाती है, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करती है, परावर्तित प्रकाश के कारण होती है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है, या उस जलवायु के कारण होती है जिसमें वे रहते हैं। तो ये किस लिए होती है, ये उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है। ये सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है अपनी ईवीएस का जो वीडियो है उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, यह जनादेश दिया गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। ठीक है, 70 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है, कौन सा है, HIV तो है नहीं, एड्स ये गलत हो जाएगा, HIV ये गलत हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, सही हो जाएगा। मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया। 71 क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा निपेंथिस, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है ईवीएस के जो 3 से 4 वीडियो पड़ी हुई हैं 3rd 4th 5th क्लास की, उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वो देख सकते हो, उससे आपके बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, घटपर्णी पौधा निपेंथिस के बारे में आपसे पूछा गया है और आपको बताना है। भारत में नहीं पाया जाता है, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। तो घटपर्णी पौधा क्या मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। 72 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मेरे एग्जाम में पूछा गया था, 72 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर, बंद गोभी, भिंडी, गुड़, या आंवला, पालक, आलू, किसमें लौह तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आंवला, पालक और गुड़ में। 73 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे, मिर्च कहाँ से आई थी, किस देश से आई थी हमारे देश में, ये आई थी दक्षिण अमेरिका से। ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है जो ईवीएस की वीडियो है उसमें, मैं बार बार कह रही हूँ ये वही क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है ईवीएस की वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो ये बनाता है फाख्ता। फाख्ता जो है, फाख्ता पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है।
पशु के बारे में बताया गया, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है तथा यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये क्या है? ये है स्लॉथ। इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया है। ये क्या है? स्लॉथ। 76 क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड। तो किसकी दृष्टि तेज होती है? तो ये क्या हो जाएगा? 76 का हो जाएगा दूसरा। चील, गरुड़ और गिद्ध की जो दृष्टि है वो मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं ये। 77 क्वेश्चन है। खेती के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि किस तरह की ये खेती है, आपको ये बताना है। ठीक है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी उगाया नहीं जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ऐसी खेती को कौन सी खेती कहते हैं? ऐसी खेती को बोलते हैं झूम खेती। कौन सी खेती? झूम खेती। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही हो जाएगा। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ठीक है। है परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे हैं। यह कथन है। यह सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये सही है क्योंकि यहाँ किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है कि परिवार एक ही प्रकार का नहीं होता, परिवार कई प्रकार के होते हैं। मिश्रित परिवार भी होता है और एकल परिवार भी होता है। 80 नंबर देख लेते हैं। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। 1 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा छोटा लग रहा होगा आपको, तो ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियाँ, बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। तो 81 का क्या आंसर हो जाएगा? 81 का आंसर हो जाएगा 3rd। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट है और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। 82 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखोगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना है। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। बच्चों की रुचियों का ध्यान तो हमें रखना ही है, तो पहला तो सही है। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 तो सी तो गलत हो जाएगा। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ये भी सही हो जाएगा। तो A, B, D मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। एक
क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तो समूह में क्रियाकलापों में एक को छोड़कर बाकी तो सब सही है। कौन सा एक है जो गलत है, बताना है आप लोगों को। तो जो गलत है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। अगर हम कुछ क्रियाकलाप करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हमें बच्चों के अंक पर ध्यान देना है, हमें उनका सर्वांगीण विकास करना है, ना कि केवल अंक पर ध्यान देना है कि उनके अंक अच्छे आ जाएं। ठीक है। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा? समूह कार्य में बच्चे समूह कार्य कर रहे हैं और उनकी विशेषताओं का आकलन करना है, तो कौन सा उपकरण जो है वो उपयुक्त होगा? निर्धारण मापनीय उपयुक्त होगा। ठीक है। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 क्वेश्चन है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? पौधों के बारे में बच्चों के विचार हैं। ठीक है। इनमें से आपको बताना है कौन सा ठीक है। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। घास पौधा नहीं है। कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो जो ऑप्शन 4 है वो विचार क्या है? सही है, बाकी 3 गलत है। 86 क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते? उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, प्रयोग या चर्चा। तो किसकी संभावना नहीं है? भाई प्रयोग की ही तो संभावना नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है बच्चा, अभिव्यक्ति कर रहा है बोल के, चर्चा कर रहा है, केवल क्या नहीं कर रहा? प्रयोग नहीं कर रहा। तो इस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो अगर कोई वो वस्तु बनाने को कह रहा है तो उसका क्या अभिप्राय होगा और क्या नहीं होगा? तो जो नहीं है उसको आपको टिक करना है। ठीक है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना। क्यों निर्णय लेना भाई श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में? है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई? मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया? मेरी शक्तियां क्या थी? मुझे सचमुच कठिन क्या लगा? ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का 100 आकलन, शिक्षकों का 100 आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का 100 आकलन। तो क्या होगा? क्या हो जाएगा आंसर? बताइए आप लोग। आंसर हो जाएगा बच्चों और शिक्षकों दोनों का 100 आकलन। 89 क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो तकनीकी और औपचारिक तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे समझेंगे कैसे पाठ्य पुस्तक को? परिभाषाओं पर बल देना भी जरूरी नहीं है। ऑप्शन क्या है? सेकंड राइट हो जाएगा कि दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना या डेटा संग्रह का विकास करना।
तो क्या हो जाएगा, देखो जब वो उसमें कलर भरने को कह रहा है तो सृजनात्मकता का तो विकास हो रहा है, अवलोकन का भी विकास हो रहा है, वर्गीकरण कौशल का विकास हो रहा है, क्योंकि वो उन पशुओं में रंग भरने को बोल रहा है जो पशु उसके घर में नहीं रहते। ठीक है, तो डाटा संग्रह का विकास जो है वो नहीं हो रहा, बाकी इन तीनों का विकास तो हो रहा है। मतलब कि A, B एंड C, मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही हो जाएगा। तो यहीं तक थी वीडियो। थैंक यू सो मच।